जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो 14 मई को होने वाला है, उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और वो भी पहले ध्येय आईएएस का करेंगे। इसमें हमारा यूट्यूब पे 5000 क्वेश्चंस लगभग कराने का अनुमान है कि 5000 क्वेश्चन हम कराएंगे और फिर ध्येय आईएएस के जितने भी प्रैक्टिस सेट है पहले उसको करेंगे, फिर अदर कोचिंग के करेंगे। और इसमें लोग जो सीसैट होता है जीएस पेपर सेकंड, ये जीएस पेपर फर्स्ट है। सेकंड का भी ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट करना, उसको भी लाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें भी फेल हो जाते हैं। जीएस तो अच्छा हो ही जाता है, लेकिन सेकंड पेपर में इसके रीजनिंग के कुछ पार्ट होते हैं जो बहुत ही टिपिकल होते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। और अभी तो जीएस का ही देखते हैं। पहला आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो इसमें अनुच्छेद 324 नहीं होगा, 243 का 343 ये भी नहीं होगा। अनुच्छेद आपका 323 का हो जाएगा, जो कि 324 है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, और 243 गा जो है ये आपका पंचायतों के संरचना से संबंधित है, पंचायतों के संरचना से संबंधित है। और 343 जो है वो राज्य के भाषा से संबंधित है कि राज्य का जो भाषा होगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके प्रत्येक साल जो है 2/3 सदस्य दूसरे वर्ष समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते, ये गलत है। 2/3 नहीं होता, यहाँ पे 1/3 होता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। और जिस तरह से संसद के सदन में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, उसी तरह से राज्य में भी विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो विधानसभा को तो भंग किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत संसद राज्य से संबंधित विधानसभा का समापन या स्थापित कर सकती है। 169 के बारे में प्रावधान है राज्य विधान परिषद के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समितियों में से किस एक पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान का संस्तुति की थी? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की जो है अपने पक्ष रखे थे, जबकि बलवंत राय मेहता ने अपने त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में व्यवस्था कही थी, त्रिस्तरीय पंचायत। और ये चारों के चारों ही क्या है, चारों के चारों ही पंचायत से ही संबंधित हैं। तो चारों का डेट जानना जरूरी है कि कब कब बना था, क्योंकि ये कभी कभी डेट देके मिलान टाइप के क्वेश्चन कर देता है। बलवंत राय मेहता समिति जो बना था 1957 में बना था, और ये जो बना था एलएम सिंघवी समिति ये 1977 में बना था। अशोक मेहता समिति जो बना था 1986 में बना था, और ये पीके थुंगन समिति 1989 में 1989 में बना था। तो ये कभी कभी पूछ लेता है मिलान देके। अगर यहाँ पंचायत की बात करें तो पंचायत पहला कहाँ पे लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 से 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर ज़िले में पहली बार इसको लागू किया गया था। राजस्थान के नागौर ज़िले में पहला राज्य था जिसने लागू किया था, नागौर। और अगर हम बात करें दूसरा राज्य कौन था, तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था इसको लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मूल कर्तव्य में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं है, ये चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। नहीं है या है? तो इसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये है,
अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य का जो है हमारे भाग 4 में प्रावधान है कि भाग 4 का में इसका प्रावधान है 4A में कि मूल कर्तव्य होगा। इसको मूलतः संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल द्वारा 1976 में इसको शामिल किया गया। तब 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जबकि पुनः एक और जोड़ा गया कब, 2002 में। इसको जोड़ करके 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ के इसको कितना किया गया, 11 कर दिया गया। 11 कर दिया गया। 11वां जो जोड़ा गया था इसमें था कि 6 से 14 साल के बच्चे क्या होंगे, कुछ 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। शिक्षा क्या होगा, दिया जाएगा अनिवार्य रूप से। तो ये मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका पहला कथन है कि नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है कि प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। आपका कथन इसमें से है कथन 1, कथन 2, कथन 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ये सही है कि लोकसभा में जो है वरिष्ठतम जो नागरिक होता है उसी को, सदस्य जो होता है वरिष्ठतम, उसी को क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और फिर नवनिर्वाचित जो सदस्य होते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर उसका क्या कराता है, शपथ दिलाता है। और इसमें से अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का पद हट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371 आई के अंतर्गत गोवा राज्यसभा के जो है विधानसभा के लिए 30 सदस्य सीटों का व्यवस्था किया गया है। इसके लिए ये विशेष उपबंध है गोवा राज्य के लिए। जबकि यहीं पे 371 एच के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के लिए व्यवस्था किया गया। अरुणाचल प्रदेश का विशेष व्यवस्था है अरुणाचल प्रदेश के लिए। अगर हम बात करें 371 की, तो इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में व्यवस्था है। इसमें महाराष्ट्र एवं गुजरात गुजरात के बारे में विशेष व्यवस्था है। जबकि 371 जी की बात करेंगे, इसमें मिजोरम के लिए विशेष उपबंध किया गया है। मिजोरम राज्य के लिए क्या है, विशेष उपबंध है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत किसमें विशेष व्यवस्था दी गई। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्य के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। अब कारण है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब एक गलत है जबकि आर सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, जो कि गलत है। संसद के दोनों सदस्य, जो इसमें ये गलत हो जाता है, ये विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये गलत है। भाग लेते हैं लिखा, जो कि नहीं लेते हैं, इसलिए कथन ये गलत है, जबकि कारण जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने किया था। तो आपका इसमें से कौन सा आयोग है, आपका सही आंसर हो जाएगा सहकारिता आयोग ने। सरकारिया आयोग ने जो है केंद्र राज्यों से संबंध के बारे में गठन किया गया था, कब, 1983 में। इसी ने
ये कहा था कि केंद्र राज्य के संबंधपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके जो रणजीत सिंह सरकारिया थे, रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पे सरकारिया आयोग का वो बना, जो कि ये पूर्व न्यायाधीश थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी ये जितने भी हैं, राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, ये दोनों भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला कथन है कि इस भाग के प्रावधान को किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। और दूसरा कथन है कि इस भाग के प्रावधान को राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही है कि इसको किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता और राष्ट्र के लिए मूलभूत है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां एससी और एसटी आरक्षण का प्रावधान है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के अंतर्गत एससी और एसटी के बारे में प्रावधान है। वर्तमान में अनुच्छेद 330 के अंतर्गत जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए 84 सीट और राज्यसभा के लिए 47 सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। तो धार्मिक समानता बिल्कुल नहीं, राजनीतिक समानता नहीं, आर्थिक समानता नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता के लिए अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का क्या है? अंत है। अस्पृश्यता का अंत है। जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का क्या है? अंत है अनुच्छेद 18 में। लेकिन सेना और शिक्षा को छोड़ के बाकी क्षेत्र में, सेना प्लस शिक्षा को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये तो सही है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। दंडित कैदियों को समाधान, ये नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा? दंडित कैदियों को जो क्षमादान है ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, अनुसूची 1 और 2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अनुसूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद 320, तो अनुच्छेद 320 जो हो जाएगा ये क्या है? लोक सेवा के लिए जो लोक सेवा आयोग है इसी से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 330 अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि लोकसभा में एससी एसटी के प्रावधान किए गए हैं। 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और 323 है प्रशासनिक विभाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? आपका इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ए का 3, बी का 4, सी का 2। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत प्रावधान किया गया है कि संसद जो है वो 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। जबकि राष्ट्रपति इसमें संसद सत्र का आहूत और सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वहीं पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद सत्र को बुलाएगा जो 2 सत्रों के बीच में क्या होगा? 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।
तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 2/3 बहुमत के द्वारा जब राज्यसभा क्या है इसको पारित करती है, किसको, अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण भी करता है और वही इसको हटा भी सकता है। बाकी सब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है, राज्य के निर्वाचन आयोग, लोकपाल लोकपाल मतलब यहाँ पे पाल नहीं होगा, लोकसभा सभापति जो होते हैं इसको हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ये, पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। दूसरा है कि संगौली की संधि के संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। तीसरा है इसमें सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 सही है। मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो बेलेजली की सहायक संधि अपनाने वाले पहले स्वीकार करने वाले मराठा सरदार थे, ये बात सही है। जबकि यहाँ पे जो दूसरा कह रहा है संगौली की संधि आंग्ल अफगान के तहत हुआ, तो ये गलत है, ये सही है। क्यों? क्योंकि संगौली की जो संधि हुई थी, संगौली की संधि 1814 से 1816 के दौरान जो युद्ध हुआ था, कौन सा, आंग्ल नेपाल युद्ध, इसके बीच में 1816 में किया गया था। संगौली का संधि कब किया गया था? तो ये हुआ था 1816 में किया गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इसीलिए गलत है। तो अगला है ये तीसरा, तो तीसरा सिक्किम का विलय जो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये ध्यान देने की बात है कि नहीं है पूछ रहा है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी वाहिनी रामकृष्ण पिल्लो जो है, ये आपका सही नहीं है। बाकी तीनों का तीनों क्या है, सही है। कि बहिष्कृत भारत महात्मा गांधी के द्वारा संस्थापक थे और दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त के द्वारा, जबकि न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा क्या है, ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। तो आपका इसमें से कौन कौन सम्मिलित थे, आइए देखते हैं। तो इसमें से सैयद हुसैन बिलग्रामी ये सम्मिलित थे, ये सही है। जस्टिस गुरुदास बनर्जी ये भी सम्मिलित थे, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1902 में इनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये लोग इसमें सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 1881 के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, कारखाना अधिनियम, जिसमें 7 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या किया गया था, कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा एक और प्रावधान किया गया कि महीने में 4 जो है छुट्टी, 4 डेज की छुट्टी अनिवार्य रूप से कर दी गई थी। और ये जो आया था ये रिपन के समय में आया था। इस समय रिपन कौन था, गवर्नर जनरल था, इसी के समय में इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि उदासी संप्रदाय, ये इतिहास आ गया, हिस्ट्री से संबंधित है। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा श्री चंद जी जो थे, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी और इन्हें अपना उत्तराधिकारी ना घोषित कर अपने शिष्य लाहना को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जो श्री चंद थे वो गुरु नानक के पुत्र थे। ये कौन थे, श्री चंद जो थे ये
गुरु नानक के जो पुत्र थे, गुरु नानक जो थे, गुरु नानक के पुत्र श्री चंद थे, इनके पुत्र थे। तो इन्होंने, गुरु नानक ने इनको अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया था, बल्कि किसको कर दिया था, बल्कि इन्होंने इनका जो एक शिष्य था लाहना, इसको कर दिया था। ये चीज़ जानने योग्य है। तो फिर भी श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का क्या किया था, यहाँ पे उदासी संप्रदाय का यहाँ पे स्थापना श्रीचंद जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग था। तो इसमें आपका आत्मसम्मान आंदोलन गलत है, बहिष्कृत हितकारी सभा यही सही है। हरिजन सेवा संघ ये भी नहीं होगा, और नहीं सॉरी, बहिष्कृत हितकारी सभा नहीं है, सॉरी ये गलत है। हरिजन सेवा संघ है, इसी का नाम पहले क्या था, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसी का नाम क्या था, पहले था यही था। अब हरिजन संघ सेवा इसका बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया था। इसकी स्थापना 1932 में किया गया था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा 1932 में इसकी स्थापना किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन है, ये 1925 के दौरान किसने किया था, ईवी रामास्वामी, इन्हीं ने शुरू किया था 1925 में, ईवी रामास्वामी के द्वारा। जबकि यहीं पे बहिष्कारी हितकारी जो सभा है, इसको बी आर अम्बेडकर साहब ने शुरू किया था। कब, 1924 के दौरान इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तुर्की भाषा में प्रवीण था। दूसरा है इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था। तीसरा, इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त हुई थी। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, तो आपका इसमें फिंच जो कि गलत है, मिल्डन हॉल गलत है, टॉम श्रू गलत है। यहाँ पे हॉकिंस था जो इसके दरबार में आया था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसको भेजा गया था। तो यह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, तो इसी को तुर्की भाषा में प्रवीण भी था ये, और 400 मनसब जहांगीर ने प्रदान किया था और इसको उपाधि दी थी फिरंगी खां या इल्गुस खां की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है, तो आपका इसमें रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, जॉन कार्टियर, लॉर्ड हालवेल, तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव को। इसी को कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो ये कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। जबकि उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसीलिए इसी के शासनकाल को अग्रगामी जो है कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची 1 और 2, इंडियन होम रूल जो सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसने की थी, होम रूल लीग, यहाँ पे एक लीग है, होम रूल सोसाइटी है, तो इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। जबकि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम कामा ने किया था, और यूनाइटेड इंडिया हाउस इसकी स्थापना तारक नाथ जी ने किया था, और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भकना ने किया था। तो इसके हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मतलब 1 2 3 4 सब सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। अभिकथन ये है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। कारण है कि मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू कराया था। तो ये आपका कथन 1 और कारण 2 दोनों ही सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है, इसलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा।
चार्ल्स मेटकाफ को ही समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसी ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो आप लोग को पता ही है कि इसमें से आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा 1928 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया गया था। आगे चलकर इसका नाम ब्रह्म समाज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से, दूसरा है चेरों से, तीसरा है चोलों से, चौथा है राष्ट्रकूटों से। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा चोलों से। चोलों का जो संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का जो है संबंध चोलों से था। चोल वंश की राजधानी जो थी, इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी राजधानी उरैयूर था। उरैयूर इनकी राजधानी थी। बाद में राजधानी जो चेंज कर देता है, ये पुहारा कर देता है, पुहार बनाया था। कावेरी पत्तनम का संबंध यहीं से है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो आपका इसमें से आपका आंसर देखते हैं। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, अकबर, बाबर, जहांगीर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बाबर के समकालीन नहीं थे। सुप्रसिद्ध जो थे, ये सुप्रसिद्ध भक्ति कवि थे, ये तुलसीदास जी भक्ति कवि थे। तो ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे, जबकि बाबर के समकालीन नहीं थे। अकबर प्लस जहांगीर के क्या थे? ये समकालीन थे। अगर हम इनके समय की बात करें तो 1532 से लेकर और 1623 तक, 1532 में जन्म हुआ, 1623 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी को जो है सल्तनत शासकों में से एक राज्यारोहण के साथ सल्तनत काल की साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो ये खिलजी का अगर हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था, ये 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया था और इसी को सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है। शंकर विजय, इसमें से जो है शंकर विजय है, ये गंगाधर का नहीं बल्कि इन्होंने किसका रचना किया था? विद्याधर का किया था। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इनके द्वारा किसका रचना किया गया था? विद्याधर का रचना किया गया था। बाकी ये भी सही है, माधव और जयदेव, ये तीनों सही है। मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, माधव नकासुर विजय और जयदेव गीत गोविंद का रचना किया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। दूसरा है गुप्त समौत चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। और इसने रजत मुद्रा का प्रचलन करवाया था। और चौथा ऑप्शन है कि सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे सभी कथन ही सत्य हैं, डी ऑप्शन। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी और यहाँ पे गुप्त समौत चलाने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है और रजत मुद्रा का प्रचलन भी इन्हीं के समय में हुआ था। इनके समय की अगर हम बात करें तो 319 से 335 ईस्वी तक इनका समय था। गुप्त वंश का साम्राज्य, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मल्ल शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन के समय में जो था मल्ल शैली का विकास हुआ था और यही जो थे इसके
संरक्षक माने जाते हैं। इन्हें मल्ल की उपाधि भी, नरसिंह वर्मन को उपाधि दी गई थी किसकी, मामल की उपाधि इन्हीं को दिया गया था और इसे मामल शैली भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां, नहीं, नसरुद्दीन महमूद शाह, अबू बकर शाह गलत, मोहम्मद बिन तुगलक गलत। नसरुद्दीन महमूद शाह जो था ये तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें से। तैमूर लंग ने जो था, ये तैमूर का एक शासक था तैमूर लंग, इसने तैमूर लंग ने 1398 में इस तैमूर लंग के द्वारा 1398 ईस्वी में क्या किया गया था, भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और इसी समय दिल्ली का शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोहरैया का युद्ध, सरयपुल का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध। जैसा कि आपको पता है कि खानवा का युद्ध लगभग 1700 कितने में हुआ था, खानवा का युद्ध बाबर के समय में हुआ था 1527 ईस्वी में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जबकि चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये 1539 में हुआ था। और जो दोहरिया का युद्ध था ये 1532 ईस्वी में हुआ था, 1532 ईस्वी में। और सरयपुल का युद्ध हुआ था 1501 ईस्वी में। इस अनुसार आपका हो जाएगा 2 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन ए आपका 2 3 1 4, सॉरी ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित था तुर्की सरदारों की समानता पर, ऑप्शन ए बी, अफगान सरदारों की समानता पर, सी, सभी सरदारों की समानता पर, डी, राजाओं के दैवीय अधिकारों पर। तो आपका इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, लोदियों का राजस्व अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन ए सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। कारण है कि इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है, किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए का व्याख्या भी करता है आदि इतिहास से संबंधित। यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल जो हम बताते हैं कि जो भारतीय इतिहास था, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जो था इसको प्राग ऐतिहासिक बोला गया था, इसको प्राग ऐतिहासिक काल। और दूसरे को बोला गया था आदि ऐतिहासिक काल, जो था आदि ऐतिहासिक काल। तीसरे को बोला गया है ऐतिहासिक काल, तीसरे को बोला गया है। तो इसको 3 भाग में इतिहास को बांटा गया था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो प्राग ऐतिहासिक का मतलब ये हुआ कि जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, मतलब लिखित साक्ष्य, इसमें प्राग ऐतिहासिक में क्या था, लिखित साक्ष्य नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। और इसमें जो पुरातत्व साक्ष्य क्या था, पुरातात्विक साक्ष्य था, उपलब्ध था। तो ये आपका, इसीलिए इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसी को इसमें आता है पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। पाषाण काल आपका इसी में आता है। अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक, तो इसमें लिखित साक्ष्य तो था, आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध था, लेकिन इसमें जो लिपि थी, जो लिखा गया था, लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, मतलब पढ़ा नहीं जा सका था, अस्पष्ट रूप से था। और इसी को सिंधु सभ्यता बोलते हैं। कौन सा? सिंधु सभ्यता इसी को बोलते हैं। सिंधु सभ्यता इसी से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक से संबंधित है। ऐतिहासिक जो काल है, इसमें क्या था, पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है।
पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों ही साथ क्या है इसके उपलब्ध हैं। इसीलिए और इसका समय पीरियड लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का माना जाता है। इसमें अभिलेख भी उपलब्ध है। तो ये इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। इससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे कि इतिहास में कौन कौन सा क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध साहित्यों को त्रिपिटक कहा जाता है, जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे, भारत में जैन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूछा है उपयुक्त में से कौन सा असत्य कथन है। तो असत्य इनमें से कोई नहीं है, सभी के सभी कथन सत्य हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, तो ये बहुत ही ये क्वेश्चन इकलौते में पूछा गया था। जैन जो साहित्य है इसको आगम बोला जाता है, और जो भगवान बुद्ध थे ये शाक्य से संबंधित थे। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने प्रथम अपना उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनका अंतिम समय मृत्यु कहाँ? कुशीनारा में हुआ था, जहाँ इनके गृह त्याग को क्या बोलते हैं? इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग को बोला जाता है। जबकि निर्वाण को क्या बोलते हैं? महानिर्वाण बोलते हैं। जब इनकी मृत्यु हो जाती है महानिर्वाण इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन और राधाकांत देव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे जो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर थे, इन दोनों के द्वारा क्या किया गया था? इसी समय में कोलकाता में हिंदू कॉलेज, दोनों ने मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ? कोलकाता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में कहाँ पे की थी? कोलकाता में दोनों ने मिलकर की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान सभा जिसका गठन 1918 में अवध में हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक संबंधित नहीं है? तो आपका इसमें से इंद्र नारायण द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और डी ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्रा। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे, जबकि ये जो थे हमारे इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर, ये तीनों इससे संबंधित थे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये किससे संबंधित था? जो किसान संगठन था ये किससे संबंधित था? ये जमींदारों के विरोध में क्या था? शोषण के विरोध में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वायसराय वेवेल द्वारा 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? सी अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1945 में शिमला में जो आयोजित हुआ था प्रतिनिधि मंडल का आयोजन, इसमें इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद। इस समय अगर हम पूछे वायसराय कौन था, तो इस समय जो वायसराय था, वायसराय कौन था? वायसराय था बेबेल इस समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, मतलब जो कैबिनेट मिशन थे इस योजना के सदस्य कौन थे? तो पहली बात तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 16 मई 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन आ गया था। तो इसके जो पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, पहला ऑप्शन बी है, यही पहला ही ऑप्शन सही है। ये तीनों लोग थे जो हैं इसके सदस्य थे। तो ऑप्शन ए इसका सही है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है, चारों विकल्प देके और चौथा गलत विकल्प दे देगा कि कौन सा इसमें से नहीं थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत और कार्यक्षेत्र, शंकरदेव असम, मलुकदास राजस्थान,
सी है नरसी मेहता गुजरात, डी है नामदेव महाराष्ट्र। तो आपका इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें से आपका मलुकदास जो थे ये राजस्थान से संबंधित नहीं थे, बल्कि इनका क्षेत्र जो था मलुकदास का इलाहाबाद का कारा में हुआ था इनका जन्म, और ये संबंधित थे पूर्वी उत्तर प्रदेश। कहाँ से? अगर सही देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, पूर्वी यूपी से ये संबंधित थे। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? तो इसमें से सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1829 ईस्वी में लगा था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? या रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। और जो कि वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। तो आपका जो सबसे लास्ट में हुआ था, ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। बाकी सबके डेट हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से 1882 के अंतर्गत ये है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1824 से 1826 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1890 से 92 के अंतर्गत हुआ था। और पूछा तृतीय आंग्ल सिख युद्ध, तो 1848 से 49 के अंतर्गत हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी, ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है? तो आपका इसमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष और मदन मोहन मालवीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने ये बात बोली थी कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी? तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा क्या? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसी दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कबायलियों ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोग में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता है? तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा मोनोजाइटिक्स जो रोग होता है, ये बीमारी क्या होती है? मस्तिष्क के मोनिजिक्स नामक झिल्ली के सीजन कारण होता है, जो तंत्रिका तंत्र से प्रभावित नहीं करता है। बाकी रेबीज भी तंत्रिका तंत्र से प्रभावित करता है, टिटनस भी और पोलियो भी। तो ये अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्राव कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि जब ये क्या होता है, इसमें 49 का कुष्ठ रोग के समय क्या होता है कि सीरोटिन नामक जो रसायन का स्राव है अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। कुष्ठ रोग में एलर्जी के समय में क्या होता है, इसका स्राव अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो होता है वातावरण में उपस्थित मानव के शरीर को अत्यधिक जो संवेदनशील होता है, एलर्जी कहलाती है उसी को। तो इसमें क्या होता है, हिस्टामिन एवं सीरोटिन नामक अधिक स्राव होने लगता है। एक तो सीरोटिन का होता है प्लस हिस्टामिन का, मतलब हिस्टामिन का भी स्राव क्या हो जाता है, इसमें दोनों का स्राव बढ़ जाता है एलर्जी के समय। आप लोग देखते होंगे बहुत लोगों को एलर्जी होता है, जो मान लो धूप से एलर्जी या कुछ खाने पीने से। अगला क्वेश्चन है मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? तो इसमें से शारीरिक रोध, साइटोकाइनिन रोध, कायिक रोध या कोशिकीय रोध। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कायिक रोग। मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता ही
प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। और जिसे प्रतिरक्षा क्या होता है, हम सहज भी मतलब नेचुरली भी प्राप्त होता है और इसे उपार्जित भी किया जा सकता है, मतलब इसको दो भागों में बांटा जाता है। और जो लार का बनना, जैसे लार का बनना, आँख से आंसू का निकलना, अमाशय में अम्ल का, ये सब भी प्रतिरक्षा का ही काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर विकसित पौधे के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा जो भ्रूण होता है, इसको क्या होता है, बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भ्रूण क्या होता है, मूलांकुर और परांकुर नामक संरचना में पाई जाती है। जो भ्रूण के अंदर क्या पाया जाता है, मूलांकुर होता है, मूलांकुर और परांकुर, ये दोनों इसी के अंदर पाए जाते हैं, भ्रूण के अंदर। और जिससे क्रमशः जड़ एवं तनों का इसी से विकास होता है, इसलिए भ्रूण को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से जाना जाता है। इसी में जड़ और तने का क्या होता है, इसमें जड़ और तने का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ अगला क्वेश्चन करने से पहले 46 मिनट हो गए हैं, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं 2 मिनट के बाद। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? स्पाइडर वानर, तारा कछुआ, मानेटर छिपकली, वामन सुअर। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा स्पाइडर वानर जो है ये भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ये जो है मध्य एवं दक्षिण क्या है, अमेरिका का क्या है, दक्षिण अमेरिका का प्रजाति है। ये सदाबहार वनों में पाया जाता है। सदाबहार वन कहाँ पे, सदाबहार वन में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका सही है। बाकी आपको भी पता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। तो अगला क्वेश्चन,
विद्युत जनित परिवर्तित करता है? तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित क्या करता है? परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत जनित का काम है, जैसे जनरेटर देते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर चालू करता है, चलता है और इलेक्ट्रिक ऊर्जा इसमें से निकलती है या विद्युत ऊर्जा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में सत्य है? समुद्री खाद्य श्रृंखला में मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं होते हैं, सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायित्व होते हैं। तो आपका इसमें से भी ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? तो बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और शुक्र। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 3, बुध और शुक्र जो है यही आते हैं इसके अंतर्गत। जो आंतरिक ग्रह होता है, ये जैसे सूर्य है, सन है, फिर इसके बाद जो ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, तो ये सूर्य के निकट सबसे जो होता है वो बुध होता है, फिर उसके बाद शुक्र होता है, फिर उसके बाद पृथ्वी होता है, फिर उसके बाद जो होता है मंगल होता है, और फिर उसके बाद बृहस्पति होता है, बृहस्पति, फिर यहाँ पे शनि होता है, अरुण, और यहाँ पे वरुण होता है। और यहीं पे जो होता है मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह और शुक्र मतलब सूर्य के बीच में जो पाए जाते हैं ग्रह, उन्हीं को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा है? तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा नीति दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, जबकि माना दर्रा है यहाँ पे, ये जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। और यहाँ पे सिपकिला दर्रा जो है, सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नाथुला दर्रा की बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। तो इसको भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण आर है। तो अभिकथन है कि भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद सौर ऊर्जा है, आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है। कारण है परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा, ये गलत होगा और आर सही है। भविष्य में सौर ऊर्जा है तो आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, भविष्य में ऊर्जा स्रोत है यही दिखा रहा है। तो इसमें से सॉरी ये गलत हो गया, इसमें से भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत सौर ऊर्जा है, ये ऑप्शन सही है। और परमाणु ऊर्जा खनिज संबंध जो है सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। तो इस हिसाब से आपका कथन और कारण दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णांतता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो ये आनुवांशिक बीमारी है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका लाल और हरे रंग में जो वर्णांत बंदा होता है वो भेद नहीं कर पाता, लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। दूसरा ऑप्शन है कि सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। तीसरा है गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। ये गलत है। बाकी आपका दोनों 1 और 2 ऑप्शन सही होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि
गुजरात के बाद जो दूसरा सबसे लंबा होता है वो आंध्र प्रदेश का राज्य तटरेखा से मिलता है। तो ऑप्शन आपका अब सही होगा। तो आंध्र प्रदेश है दूसरा, ना कि महाराष्ट्र, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। तो सिंध हो नहीं सकता, क्योंकि सिंध आप देखते हैं जैसे यहाँ से आपका बहती है पर्वत, सिंध यहाँ से बहती है। छिप्रा होगा नहीं, यहाँ पे आपका जो चंबल नदी है ये भी नहीं होगा। बेतवा आपका सही आंसर हो जाएगा। विंध्य पर्वत से बेतवा नदी निकलती, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जाके यमुना से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि एथमायड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा 62 का। जो नाक होता है उसमें एथमायड नामक अस्थि जो है, या नामक अस्थि मानव के नाक में उपस्थित पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है। ये आपका अगला। और मानव का जो चेहरा होता है उस पर कितने 8 हड्डियाँ होती हैं, जबकि मानव के चेहरे पे 8 और कपाल जिसे हम सिर बोलते हैं 14 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। मानव नेत्र का कार्निया कंजिक्ट नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। दूसरा है नेत्र के स्वस्थ कार्निया का ही दान दिया जाता है। तीसरा आपका मानव नेत्र के 24 घंटे के अंदर मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है, दान किया जाता है। अगला है कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है। तो बाकी सब क्वेश्चन सही हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। नेत्र मानव की 24 घंटे में नहीं, बल्कि कितने घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर इसको निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन और ए और दूसरा कारण आर कहा गया। अभिकथन है मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरिथ्रोपेटियन नामक हार्मोन के स्राव द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है। कारण है इरिथ्रोपोएटियन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को गति जो होती है उसको बढ़ा देती है। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा। आप अभिकथन भी सही है और कारण भी, मतलब आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की पूर्ति करता है। क्योंकि मानव के में जो है जब मानव में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ब्रिक क्या करता है, इरिथ्रोपेटियन नामक हार्मोन का स्रावित करता है, जिससे आरबीसी के निर्माण को क्या होती है, गति मिलती है। इस कारण से मानव में जो ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता होती है वो ऑक्सीजन की कमी को दूर होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही या सुमेलित नहीं है। पेरिटोनियम वृक्क के चारों तरफ घेरने वाली छल्ला है। पेरिकार्डियम हृदय के चारों तरफ घेरने वाली छल्ला है। यकृत मूत्र का निर्माण और वृक्क यूरिया, यकृत मूत्र का निर्माण ये सही है, और वृक्क क्या करता है, यूरिया का निर्माण करता है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपका इस हिसाब से आंसर होगा 3 और 4। मानव में अमोनिया का निर्माण प्रोटीन के उपापचय से प्राप्त नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से होता है। अमोनिया का निर्माण तथा यकृत अमोनिया से क्या करता है, यूरिया को निर्माण करता है अमोनिया से ही, जो किससे, अभी मानव निर्माण प्रोटीन के उपापचय से नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की मिक्स से क्या होता है, अमोनिया बनता है, और इससे यूरिया का निर्माण करता है कौन, वृक्क। और तथा वृक्क रक्त को छान कर फिर इससे क्या करता है, मूत्र का भी निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1-2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2, संस्थान और स्थिति। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान झांसी, शास्त्र वनिक राष्ट्रीय शोध। तो शास्त्र जो राष्ट्रीय वनिक राष्ट्रीय शोध केंद्र है ये झांसी में है, और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी ये कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका, ये नई दिल्ली में है।
जबकि केंद्रीय धान अनुसंधान एक कटक में है और ये भोपाल में। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकथन और दूसरा आर है। क्वेश्चन है कि निम्न दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। अभिकथन है कि हृदय शूल को हृदय घात का पूर्वगामी कहते हैं, यह अभिकथन सही है। कारण है दोनों में समान प्रकार का रोगी जो है दर्द अनुभव महसूस करता है, तो ये गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ये सही है, जबकि आर गलत है, क्योंकि दोनों में समान प्रकार का अनुभव नहीं करता है। हृदय शूल का जो हृदय घात के पूर्व होता है, तो ये सही है, क्योंकि जो कोरोनरी धमनी होती है ये बाधा उत्पन्न करती है इसमें, तो ये सही है। हृदय शूल कम बाधा होने से होता है, और यदि यह बाधा क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो हृदयघात होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सूची 1-2 को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर चुनें। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें, तो आपका आंसर हो जाए इसमें कैरोटिड धमनी जो आपका संबंधित है ये मस्तिष्क से संबंधित है। कोरोनरी अभी जहाँ से ऊपर पढ़ा गया कि कोरोनरी धमनी जो है हृदय से संबंधित है, और आपका मेसेनिट्रिक जो धमनी है ये किससे संबंधित है, आहार नाल से संबंधित है, और रीनल धमनी वृक्क से संबंधित है। इस हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ग्रास नली और अमाशय के बीच में जो है इसको पाया जाता है। कौन सा? स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में ये ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाया जाता है, तो इस हिसाब से आपका ये सही हो जाएगा। जबकि अमाशय एवं छोटी आंत जो होती है इसके बीच में जो है पाइलेरिक कपाट पाया जाता है। इसके बीच में क्या पाया जाता है? पाइलेरिक कपाट पाया जाता है। और छोटी और बड़ी आंत के बीच में क्या पाया जाता है? तो इलियोसिक कल कपाट इसके बीच में पाया जाता है। अलंद और निलय के बीच में क्या पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है इसी को मानव में ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए बोला जाता है, आवश्यक है। इसका निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो नियॉन पाया जाता है, क्रिप्टॉन भी पाया जाता है, आर्गन भी पाया जाता है। आपका जो रेडॉन होता है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। निम्न पर विचार करें। ऑप्शन है सिंध, ब्रह्मपुत्र, सोन, सतलज, स्वर्ण रेखा। उपरोक्त नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है? यहाँ पे पूर्ववर्ती दे रहा है, तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, 3, 1, 2, 3, ये तीनों जो हैं पूर्ववर्ती नदी हैं। पूर्ववर्ती नदी उसे कहते हैं जो पहले से ही अपने जो रास्ता था उसी का मतलब उसी का फॉलो करे और कुछ भी आने वाले उसके बीच में उसको कट कर दे, उसको अपने रास्ते से हटा देता है। जबकि स्वर्ण रेखा, सोन, चंबल जो है ये सब अध्यारोपित नदी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। दूसरा है इसका स्वाभाविक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में होता है। तो ये बात जो कर रहा है व्यापारिक पवन मतलब स्थानीय पवन है, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बी। जो ब्लैक रोअर है यह क्या करता है? ब्लैक रोअर जो है
यही इससे संबंधित है कि आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाला गर्म एवं शुष्क पवन है ब्लैक रोवर, और इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यहाँ पे अगर हम चिनूक की बात करें तो ये रॉकी पर्वत के सहारे जो पूर्वी ढाल से चलने वाला गर्म और शुष्क है रॉकी पर्वत पे, ये गर्म एवं शुष्क ये भी है, गर्म एवं शुष्क है। अगर यहाँ पे हम ब्लैक रोवर तो ये उत्तरी अमेरिका में बहने वाली जो है, सॉरी ये फान होगा आंसर। ब्लैक रोवर क्या है, उत्तरी अमेरिका में विशाल मैदान में चलने वाली क्या है, धूल भरी गर्म हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है, गर्म हवा शुष्क उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पहला है लिथोफाइट, कठोर चट्टान पर उगने वाला पत्तियां हैं, वनस्पतियां हैं, सही है। हेलोफाइट, जल की ऊपरी सतह पर उगने वाला वनस्पति है, सही है। और पायरोफाइट, नमकीन मिट्टी में नमकीन मिट्टी की वनस्पति है, ये भी क्या है, सही है। इसमें से पूछा कौन सा सही सुमेलित है, तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ ए ही सुमेलित है। जबकि जो हेलोफाइट है ये नमकीन में उगने वाला वनस्पति है। और पायरोफाइट की बात करें तो ये जो पायरोफाइट होता है अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति है, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति को पायरोफाइट बोलते हैं। जो पायरोफाइट है उसे अग्नि प्रतिरोधी वनस्पति को बोलते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोफाइट बोल रहा है, एक होता है हाइड्रोफाइट, क्या होता है, हाइड्रोफाइट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, जल में जो जल के ऊपरी सतह पर उगने वाले को इस मतलब होता है, इसे हाइड्रोफाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन से सही सुमेलित हैं। सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। कील नहर बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही हैं। सू नहर जो सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, जो कि ये जो है 5 झीलों का समूह है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ओंटारियो, लेक ऑफ ओंटारियो ये सब वहीं पे है। और सुएज नहर जो है ये क्या है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो बाकी ये जो कील नहर है ये क्या होता है, पश्चिमी जर्मनी को उत्तरी सागर को, जो पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को ये बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को क्या करती है, बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ये भी ये हो जाएगा। इस हिसाब से आपका ये डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैविक खाद, एंटासिडिक एसिड, एंटीबायोटिक, सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक। अभी जो प्रोबायोटिक है ये एक सजीव सूक्ष्मजीव खाद्य संपूरक है, जिसे शीघ्र मृत्यु घटता या वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण में सुधार, अंडा गुणवत्ता एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी दवा एवं मांग में पूरी होती है, प्रोबायोटिक। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है। तो आपका जो खिरगिज है, खिरगिज जनजाति, ये पामीर पठार के क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ पे, खिरगिज जनजाति मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र जो है यहाँ पे निवास करती है। और यहाँ पे जो बोअर जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है। कहाँ, ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है, ऑरेंज फ्री स्टेट में। माओरी कहाँ पे है, तो ये न्यूजीलैंड में है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और युकागिर कहाँ पे होता है, तो उत्तर पूर्वी कहाँ होता है, साइबेरिया में। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है।
अभी कथन है कि पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है, तो ये सही है। और यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, ये भी सही है। तो इसके हिसाब से आपका क्वेश्चन आंसर नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। ये सही है कि सिंध से जो है निकलने वाली नदियों से वहाँ ढेर सारे नहरें निकाली गई जो वहाँ की सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकी महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है वो किसको किसको किया जाता है। एक तो जिबूती को किया जाता है, सोमालिया को किया जाता है और इथोपिया को किया जाता है। इन्हीं देशों को आप अफ्रीका में देखेंगे, जो अफ्रीका ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अमेरिका की ये तीनों देश हैं जो ऐसे ही यहाँ से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इस हिसाब से आपका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें टोंगा जो है ये मेलानेशिया द्वीप का समूह नहीं है, बल्कि ये प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह में जो है उससे संबंधित। तो ये आपका अगला आंसर हो जाएगा टेंगा। क्योंकि टेंगा जो द्वीप है ये इसका पोलिनेशिया एक द्वीप है, पोलिनेशिया द्वीप का ये समूह है। पोलिनेशिया द्वीप समूह का पोलिनेशिया में कौन कौन सा है, टोंगा है, तुवालू है और ताहिती है। ये तीनों टोंगा के समूह है, जबकि इसका मेलानेशिया द्वीप का भाग नहीं है। मेलानेशिया द्वीप में कौन कौन सा आता है, तो कैलिडोनिया आता है, फिजी आता है, वानुआतू आता है और एक एरियन आता है इसके अंतर्गत। यही चारों पांचों आते हैं। अगला है कि किस निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा कि चारों देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा जो गुजरती है वो टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। 4 देश यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी देश हम आपको बताते हैं, जैसे साओ टोम एवं प्रिंसेप जो होता है, एक ये है, गैबोन है आपका, कांगो गणराज्य अफ्रीकी देश है, कांगो गणराज्य इससे होकर गुजरती है। और एक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, एक देश ये है लोकतांत्रिक गणराज्य। और एक आपका है युगांडा, ये तो है ही। और एक आपका केन्या, सोमालिया देश से होकर गुजरता है। मालदीव हो ही गया है। इंडोनेशिया, किरवाती, कौन सा किरवाती है। इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राज़ील, यही देश इससे होकर गुजरता है भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से कथन सत्य या कथन का चयन करें। तो एबोसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। अटलस पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। जो ये एबोसिनिया का पठार है अफ्रीका में है, ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, अटलस पर्वत अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान असम। तो इसमें से आपका सही आंसर सिर्फ नहीं है पूछा है, तो ए हो जाएगा। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं स्थित है, सॉरी ये नहीं, डी ऑप्शन होगा। गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी सारे आंसर सही हैं।
अगला क्वेश्चन है कि यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम गैस में होता है। और वायु में ध्वनि की चाल 300, वायु में कितनी होती है ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल जो होती है वायु में चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड इसमें वायु में इसकी चाल होती है। अगला क्वेश्चन है द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देगा। लाल नहीं, नीला नहीं, जामुनी नहीं, बैगनी। बाहर की तरफ का अर्थ होता है कि जब इंद्रधनुष ऐसे बनता है तो ये जो ऊपर वाला कलर होता है इसे द्वितीयक में क्या होता है, ये बैगनी रहेगा। जबकि प्राइमरी इंद्रधनुष क्या होगा, प्राइमरी में मतलब प्राथमिक में क्या होगा, ये लाल होता है सबसे ऊपर वाला। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रोलेथ्रिन का उपयोग किया जाता है मच्छर भगाने में। अगला क्वेश्चन है शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ए मतलब 1 और 3, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है इसमें से मिलाया जाता है, जिसे क्या होता है फूंक मारने पर सिरके जैसी गंध आने लगती है। तो इससे पुष्टि हो जाता है कि बेवड़ा है आदमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। गलत है, महान हिमालय को हिमाद्री नहीं कहा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 है कि कारागढ़ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। तो ये आपका कथन पूछा असत्य कथन कौन सा है, तो 3 असत्य है, बाकी 1 और 2 सत्य है। कथन नंबर 3 असत्य है। ये जो कारगड़ा है ये कहाँ पे स्थित है, ये अयस्क लौह अयस्क क्षेत्र कजाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो आपका इसमें से जो ममुरगांव बंदरगाह है ये सबसे दक्षिण में स्थित है। और ये कहाँ, ये गोवा राज्य में है। कहाँ पे है, गोवा राज्य में ये स्थित है, सबसे दक्षिण में यही स्थित है। अगर हम हल्दिया की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में है, और कंडाला गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, और यहाँ पे जो पारादीप है ये उड़ीसा राज्य में है। ये चारों महत्वपूर्ण है। उड़ीसा राज्य में पारादीप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें पर विचार कीजिए। पुष्कर अरावली पहाड़ी, ओंकारेश्वर माधांता पहाड़ी और श्रीशैलम सतमाला पहाड़ी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। कुछ उपयोग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 3, बाकी पहला और दूसरा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि अमलाई, राजमुंद्री और बल्लारपुरी औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा कागज़ उद्योग के लिए। ये तीनों के तीनों फेमस है। ये कहाँ पे है, अमलाई ये मध्य प्रदेश में है, जबकि राजमुंदरी कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, और बल्लारपुर जो है ये कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में है। ये कागज़ के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उम्र सही सुमेलित नहीं है। तो कोयला क्षेत्र और अवस्थिति, तालचर महानदी, सिंगरेनी नर्मदा घाटी, करड़पुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी। जो यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी,
सिंगरेनी है ये नर्मदा घाटी नहीं बल्कि गोदावरी नदी घाटी में, किसमें? गोदावरी नदी घाटी में, गोदावरी नदी घाटी में है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में प्राप्त होने वाला टिन का लगभग 80% प्राप्त होता है आग्नेय शैलों से, कायांतरित शैलों से, प्लेसर निक्षेपों से, उपरोक्त सभी से। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्लेसर निक्षेपों से सबसे ज़्यादा जो होता है टिन की प्राप्ति होती है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में ज़्यादा फैला इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न होने वाला राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 रखा गया है। तो आपका आंसर दोनों ही सही है। एजीआर मतलब होता है एडजस्टेड ग्रास वैल्यू, और इसका विकास जो दूरसंचार नीति जो है इसका विकास 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी? तो यहाँ पे जो सबसे बाद में स्थापना हुई थी देखते हैं पहले। भारतीय औद्योगिक वित्त विकास निगम का इसकी स्थापना जो हुई थी इसे को आईएफसी बोलते हैं, एफसीआई इसका 1948 में किया गया था। और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम इसी को आईसीआई बोलते हैं, आईसीआई इसकी 1955 में हुई थी। और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण इसको नबार्डा बोलते हैं, आईडीबीआई बोलते हैं। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण इसको नबार्डा बोलते हैं, एनएबी नबार्डा। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसको आईडीबीआई, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना आईडीबीआई की 1964 में की गई थी, 1964 में। तो आपका इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा, नबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें देखना है। अभिकथन ए है भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। कारण है इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। कि मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ किसी देश की मुद्रा का क्या होता है, बाह्य मूल्य को कम कर देना है। व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने या यह उपयुक्त होता है। इसी को बहुत जो भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में ही मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। और पहली बार जो नोटबंदी हुई थी या मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1991 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति उद्देश्य में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सी राजकोषीय नीति के उद्देश्य में सम्मिलित है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या सही आंसर होगा? पूंजी निर्माण ये भी है, संतुलित क्षेत्रीय विकास ये भी है, संसाधनों के कुशल आवंटन, रोजगार सृजन। चारों को चारों ही सही है। तो उपयुक्त में से ये सही है चारों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटी में पाए जाते हैं? तो पहला महासागरीय पेटी, दूसरा अटलांटिक पेटी, तीसरा है मध्य महासागरीय पेटी, चौथा है परिप्रशांतीय पेटी। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? इसमें सही आंसर आपका 3 और 4 मतलब मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में क्या है ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेलिनिक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेलिनिक्स संगठन नया संगठन है, मतलब है पुराना, लेकिन ये बेलिनिक्स जो संगठन है इसका जो सदस्य देश नहीं है नॉर्वे नहीं है। बेलिनिक्स को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे बेनिलिक्स
इसमें इस संगठन में देश जो है बेलिनिक्स से ही पता चल रहा है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है और आपका एक देश है लग्जमबर्ग, इसी से बेलिनिक्स बना। इसमें 3 देश हैं। यह राजनीतिक आर्थिक संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ है? ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर या सचिवालय है। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर है। बेनिलक्स, बेनिलक्स ये इंग्लिश में इसको लिखा जाएगा। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये तीनों इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, एगमार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन, भारतीय मानक ब्यूरो, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा इसको दिया जाता है। क्या? एगमार्क। ये क्या है? एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है। ISI का निशान चिन्ह इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। ISI का जो निशान चिन्ह होता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार। जर्मनी मिडडेक्स, थाईलैंड सेट और USA टाइएक्स और इंग्लैंड FTSE 100। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये USA का जो है टाइएक्स नहीं होता है, बल्कि टाइएक्स कहाँ का होता है? ये ताइवान का स्टॉक है। टाइएक्स कहाँ का है? ये ताइवान का है। ताइवान का ये स्टॉक एक्सचेंज है। बाकी जो नास्डाक है USA का स्टॉक है। क्या है? नास्डाक, ये USA का स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुद्रा अस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। दूसरा, मुद्रा अस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। इसमें से आपका सही आंसर केवल एक है। जब मुद्रा के मूल्यों में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है, तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है और इसी को ही मुद्रास्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? साइप्रस, निकोसिया, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद, बोत्सवाना, गेबोरोन और नामीबिया विक्टोरिया। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है ये आपका आंसर हो जाएगा नामीबिया विक्टोरिया। ये सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा जो नामीबिया है इसका राजधानी क्या है? विंडहॉक इसका राजधानी क्या है? विंडहॉक इसका राजधानी है और बाकी सही सुमेलित हैं। और जो विक्टोरिया है सेशल्स की राजधानी है। किसकी? सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जो आपका जो मणिपुर और नागालैंड 3 और 5 जो हैं इससे संबंधित हैं, जो इसके साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया गया था? तो जीवा कार्यक्रम जो चलाया गया था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास के द्वारा चलाया गया था। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय नाबार्ड के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में है? तो इसका पहले डेट देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में आया था और स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 में आया था। 25 जून
2015 में स्मार्ट सिटी आया था। 21 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो आया था ये 28 अगस्त 2014 को आया था। सॉरी, यहाँ प्रधानमंत्री जो मातृत्व बंधन योजना है ये 2017 1 जनवरी 2017 को आया था। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं के उच्चतम उत्पाद में प्रथम स्थान रखता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन जो है गेहूं के उत्पाद में प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वर्ण के भंडार में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, ये गलत है। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का, ये भी गलत है। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, ये सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, केवल ये सही है। इसमें स्वर्ण का जो भंडारण है सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में, जबकि उत्पादन सबसे अधिक चीन में है। दोनों विकल्प में उल्टा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय विलोमता का आशय क्या है? विलोमता मतलब उल्टा होता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान, गलत। बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापमान, गलत। बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान, ये आंसर सही है। आपको भी पता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है, जबकि 65 मीटर या 35 मीटर नीचे जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो तापीय विलोमता इससे संबंधित है कि ऊपर जाने पर जब तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान घटने की जगह बढ़ने लगता है, तो इसी को तापीय विलोमता बोलते हैं। अगला, कनात सिंचाई व्यवस्था कहाँ अपनाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य पूर्व में। ये जो पश्चिम मध्य पूर्व में इसका अपनाया जाता है। कनात क्या होता है? जैसे मान लो कि ये पर्वत है, ये पर्वत पठार है, यहाँ से जो बारिश के मौसम में पानियाँ होते हैं ये कलेक्ट करके कहीं से और इसको नहरों के माध्यम से या नालियों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है, तो इसी को कनात सिंचाई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन, उत्तर प्रदेश का बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालन कहा जाता है। कारण है, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ है। तो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा ए और आर, दोनों ही सही है। उत्तर प्रदेश को गौतम बुद्ध का जो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का जो है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो कौशल राज्य में सबसे अधिक जीवन बुद्ध ने वहीं पे गुजारा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों को प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका महोबा। जो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला है, जो गोखर पहाड़ी के चट्टानों को काटकर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विख्यात है। ये श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभुनाथ मंदिर से संबंधित है। यहाँ पे जो है श्रावस्ती में तृतीय जो शंभुनाथ है तृतीय शंभुनाथ जो तृतीय तीर्थंकर थे उनसे संबंधित, जबकि कौशाम्बी किससे है? घोषित राम बिहार से संबंधित है, कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुलंदशहर। बुलंदशहर में जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा है वहीं पे स्थित है। नरौरा परमाणु संयंत्र विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई जो इसका प्रारंभ 1991 में किया गया था। कब? 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिक संस्थान, राजकीय चर्म संस्थान स्थित है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण ये स्थित नहीं है, बाकी सब स्थित है। नागरिक जो प्रशिक्षण उड्डयन वाला है ये कहाँ पे है?
ये है प्रयागराज, बमरौली में। कहाँ है? बमरौली एयरपोर्ट जो बना है प्रयागराज के पास, ये प्रयागराज में है, बमरौली में। प्रयागराज में है बमरौली, यहीं पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि का गैर संस्थान स्रोत नहीं है? तो इसमें जो महाजन एवं साहूकार, अड़तीय, व्यापारी, सहकारी समितियाँ जो हैं ये गैर संस्थान नहीं है। बाकी सब जो है संस्था स्रोत क्या होता है, जैसे सहकारी समितियाँ, बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी, ये संस्थागत होता है। और गैर संस्थागत के अंतर्गत महाजन, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, ये सब संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला है नगरीय जनसंख्या में न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है कि देश में कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान 11.79% है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा केवल एक होगा। जो 2011 के अनुसार कुल नगरीय जो सबसे अधिक है दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है ये महाराष्ट्र के बाद आता है। पहले न जो प्रथम में है ये महाराष्ट्र है और दूसरे पे उत्तर प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य नहीं है आपका सी हो जाएगा। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में नहीं स्थित है, बल्कि ये कहाँ में स्थित है? रियल में स्थित जो है पंडित वाला, ये मथुरा में स्थित है। कहाँ? मथुरा। और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। बाकी सारे विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महागिरी, जो माहीगीर जनजाति है, माहीगीर जनजाति, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये बिजनौर जिले में पाया जाता है। ये मुस्लिम धर्म को मानती है और इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। खरवार और बैगा जनजाति सोनभद्र में पाए जाते हैं। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में पाए जाते हैं। खरवार और बैगा कहाँ? सोनभद्र में पाए जाते हैं। जबकि बक्सा जो जनजाति है ये भी बिजनौर में पाया जाता है। कहाँ? बिजनौर में ये भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इग्मों पर विचार कीजिए। मेला है, आयोजन स्थल है। ध्रुपद मेला वाराणसी, पशु मेला बटेश्वर, सोरो मेला एटा कासगंज। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सही ही सुमेलित है, सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल्मा रेशियो संबंधित है पर्यावरण क्षति मापन, आय विषमता मापन, बेरोजगारी मापन। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा पाल्मा रेशियो बेरोजगारी मापन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों के युग्म में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की सबसे अधिक, जबकि मिजोरम में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही आंसर होगा रानी अहिल्याबाई ने वाराणसी में जो स्थित मंदिर है इसका निर्माण कराया था। कब कराया था तो ये नहीं पता। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित है? तो संभववादी अवधारणा से संबंधित है। 2000 के 18-19 में जो बजट था उसमें औद्योगिक क्या संबंधी सतत विकास एवं अस्थायी विकास जो अवधारणा है ये इससे संभववादी अवधारणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाई से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे करने हेतु मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 2018-19 के बजट में इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2021 में निम्न में से किस देश में न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्र ने चौथे सदस्य के रूप में इसकी सदस्यता ग्रहण की है। और इसकी स्थापना, जो न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2014 में की गई थी, ब्राज़ील के पोर्टो लेजाबांग में की गई थी। और इसमें चारों देश कौन कौन से, एक मिस्र है, और इसमें से एक देश है बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाला, संयुक्त अरब अमीरात, और उरुग्वे, ये आपके देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका काजी बांध परियोजना का नींव रखी गई है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, और बात करें इससे किस किस राज्य को लाभ होगा, तो यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, इन राज्यों को इससे बेनिफिट होने वाला है। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म है, ये धनुष को नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म पुरस्कार धनुष को नहीं बल्कि किसको दिया गया था? अजय देवगन को, प्लस किसको दिया गया था? सूर्या को। इस मूवी में जो 68वें फिल्म में इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। बाकी सारे आंसर सही हैं। अगला है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है। भारत मार्तानिया एवं तजाकिस्तान के संयुक्त रूप से 27वां रैंक प्राप्त है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं।